Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of June 2020. तो 14 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to join the TEMS portal for Indian Express news items, PIB news items या योजना की PDF के लिए, तो they can join us by the links given in the description comment section below. इसके अलावा PDF की लिंक, टेलीग्राम पेज की लिंक, ये सारी लिंक भी नीचे दी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं. सो यू कैन डू दैट एंड यू कैन लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो. अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं. दूसरा, आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है, खर्ची पूजा इज़ अ फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ. तो खर्ची पूजा इनमें से कौन से स्टेट में ऑब्जर्व की जाती है? ऑप्शन आर ए उड़ीसा, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड या डी केरला. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी त्रिपुरा. त्रिपुरा विल बी द करेक्ट आंसर. खर्ची पूजा वहाँ पे होती है. सेकेंड क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर इज़ अ पोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. डायमंड हार्बर कौन से पोर्ट में इज़ अ पोर्ट, इट्स अ पोर्ट जो कहाँ कौन से स्टेट में लोकेटेड? ऑप्शन आर ए वेस्ट बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु. सो थिंक ऑफ द आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए वेस्ट बंगाल. ओके, ये हुगली रिवर के माउथ पे लोकेटेड है, ठीक है ना. इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. थर्ड क्वेश्चन इज द रोहिंग्याज ऑफन सीन इन न्यूज़ इज. रोहिंग्याज जो आते हैं न्यूज़ में, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया है. दे आर अ ट्राइबल कम्युनिटी इन कंबोडिया, अ मेजॉरिटी बुद्धिस्ट ग्रुप इन म्यांमार, एंड इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप, या नन ऑफ द अबव. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, एन इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप, क्योंकि ये बेसिकली एक इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है, मेजॉरिटी जिसमें कि मुस्लिम है. ओके, सो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट सम नॉलेज, सम न्यू फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. अब पहली जो न्यूज़ है वो है, नेपाल पासिस अमेंडमेंट ऑन न्यू मैप. नेपाल ने क्या किया है? द लोअर हाउस ऑफ नेपाल ऑन पार्लियामेंट ऑन सैटरडे यूनानिमसली वोटेड फॉर द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो ये नेपाल का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसको कि उन्होंने पास कर दिया है, विच गारंटीज द लीगल स्टेटस फॉर द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री. तो इसने क्या किया है? सेकंड अमेंडमेंट में गारंटी दी है फॉर द लीगल स्टेटस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ द कंट्री दैट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इन उत्तराखंड. तो मतलब इस तरीके से ये तो पास कर रहे हैं और बिल बना रहे हैं जैसे कि उनको ये लगता है कि कल को तो वो पूरे इंडिया को ये अपने मैप में इंक्लूड करके पार्ट बना लेंगे, है ना. तो ये तो मतलब इनकी वो है, बुद्धिमत्ता है, और इनकी मतलब ऑडेसिटी है कि ये किस तरीके से सोचते हैं कि बस अपने कंट्री में एक बिल पास कर दो, लीगल स्टेटस दे दो, फिर वो मैप असली हो जाएगा. तो ऐसा थोड़ी होता है यार कि आप पूरे इंडिया को ही अपना पार्ट दिखा दोगे, बोल दोगे पूरा इंडिया ही अपना था. तो ऐसा नहीं हो सकता ना. तो यू कांट टेक इंडियन टेरिटरीज जस्ट लाइक पासिंग अ बिल. तो वाली बात है. अब हुआ क्या, देखो आप सबको पता है काला पानी डिस्प्यूट के बारे में, आप सबको पता होगा. जल्दी से मैं क्विकली बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा. जो मैं बोलूंगा उतने अगर टर्म्स आपने याद कर लिया तो आपको सब याद रहेगा. काला पानी डिस्प्यूट का जो ओरिजिन है, मैंने पहले भी कहा है, उसका रीजन मेन है कि काली रिवर का ओरिजिन क्लियर नहीं है. काली रिवर का ओरिजिन क्या होता है कि एक जो इंडिया और नेपाल के बीच में 1816 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली. ट्रीटी ऑफ सुगौली का ये कहना था कि जितनी भी टेरिटरीज, ऑल द टेरिटरीज विच आर ऑन द ईस्ट ऑफ काली रिवर दे विल बिलोंग टू नेपाल, एंड ऑल द टेरिटरीज ऑन द वेस्ट ऑफ काली रिवर विल नॉट बिलोंग टू नेपाल. सिंपल सा फैक्ट है. Now what is happening is that India believes that the origin of Kali river is Kala Pani. India believes is the origin of Kali river is Kala Pani, and therefore काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक दे विल बी इंडियन टेरिटरीज. तो ये वो इंडियन टेरिटरीज हो जाएंगी. लेकिन जो आपका नेपाल है, इट बिलीव्स दैट द ओरिजिन ऑफ काली रिवर इज लिम्पियाधुरा. जैसे कि मैं मैप में आपको दिखा दूंगा यहाँ पे. ये देखो जो नया मैप है इसका, ये वाला है. देखो नया मैप जो है नेपाल का, ये है. देखो उसने क्या किया है कि यहाँ पे ओरिजिन बताया है, यानी कि काली रिवर का ओरिजिन, जो ये काली रिवर है इसका ओरिजिन लिम्पियाधुरा में बताया है. तो लिम्पियाधुरा मतलब अब इसके ईस्ट में आपके लिम्पियाधुरा भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया. तीनों को नेपाल ने अपने में इंक्लूड कर लिया, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, काला पानी को. ये नेपाल का वर्जन है. लेकिन अगर हमारा वर्जन देखो, जो ओरिजिनल था वो ऐसा था कि इंडिया के अंदर ये काला पानी, लिम्पियाधुरा ये सब आ रहा था और नेपाल यहाँ तक था, ठीक है ना. तो ये वाली बात है जो कि नेपाल नहीं समझ रहा है, और उन्होंने यही किया कि काली रिवर को उन्होंने ओरिजिन जो है वो लिम्पियाधुरा से दिखा करके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी तीनों को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया. तो ये मैप है बेसिकली जिसको आपको मेजर ध्यान देना कि ये उन्होंने किया है कि अपनी यहाँ पूंछ निकाल दी है. तो ये पूंछ बिल्कुल गलत है. ये पूंछ इस तरीके से नहीं होगी.
ये ऐसा था ओरिजिनली, है ना, ये हम लोग इधर साइड थे, वो इधर नहीं थे। तो जो डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया होगा, काली रिवर के ओरिजिन से है मेजर डिस्प्यूट का जो सब कुछ है वो काली रिवर के ओरिजिन से डिपेंड करता है कि कहाँ पे काली रिवर है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। 2 मिलिटेंट्स किल्ड इन द गन फाइट विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन कुलगाम। तो कुलगाम बेसिकली आपको जगह देखनी है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इज इन जम्मू कश्मीर। ओके, तो यहाँ पे है कुलगाम इज इन जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पर भी 2 मिलिटेंट उनके मारे गए इन द गन फाइट विद द सिक्योरिटी फोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे 2 मिलिटेंट्स की मतलब कि उनको मार दिया गया है मिलिटेंट्स को, ठीक है ना। सो दैट इज़ द न्यूज़ दैट वाज कमिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए, देखते हैं क्या है। ओके, नाउ पुणे फर्म डेवलप्स डिजिटल फॉन्ट ऑफ पीएल देशपांडेज हैंड राइटिंग। तब हुआ क्या है कि पीएल देशपांडे हु वाज पॉपुलरली नोन एज पूला, उनकी जो ओरिजिनल हैंड राइटिंग है उसको एक फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है इन द पुणे फर्म। ओके, तो एक फॉन्ट के रूप में, जैसे कि आपने फॉन्ट यूज़ किया होगा ना, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते होंगे, कैम्ब्रिया यूज़ करते होंगे, और इस तरफ से कैलिब्री, ये सारे फॉन्ट्स यूज़ होते हैं। तो उसी तरीके से एक पूला फॉन्ट करके बना दिया गया है, पूला 100 जिसको बोलते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय द एक बेसिकली पुणे में सोशल मीडिया प्रोफेशनल है गांधार संगोराम। ओके, गांधार संगोराम, उन्होंने ये फॉन्ट डेवलप किया है एंड इट हैज़ बीन अवेलेबल फॉर रीडर्स फॉर फ्री ऑन जून 12। 12 जून को ये अवेलेबल कर दी गई है रीडर्स को फ्री में। इट वॉज द 20th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द राइटर। 20th डेथ एनिवर्सरी थी पीएल देशपांडे की, वॉज अ राइटर एंड काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं इस एरिया में। तो पूला 100 याद रखिएगा, इट विल बी अवेलेबल फॉर फ्री एंड पूला 100 जो है इसी का बेसिकली उन्होंने फॉन्ट बनाया है, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इनकी हैंड राइटिंग का एक फॉन्ट में कन्वर्जन कर दिया गया है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। पूला 100 याद रखना। ग्लोबल रैंकिंग पैरामीटर्स टू एसेस इंस्टीट्यूशंस आर स्क्यूड। अब यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था बेसिकली, और इंटरव्यू में ये पता चला कि मतलब जैसा अभी रिसेंटली रैंकिंग आई थी, क्यूएस रैंकिंग आई थी। अब क्यूएस रैंकिंग में आप सबको पता है कि इंडिया की जो पोजीशन थी दैट वाज नॉट वेरी गुड। ओके, तो अब उस जो पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स थे जिनमें हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी और उसके रीज़न क्या थे। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर हैं बेसिकली वी राम गोपाल राव, उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। अब क्या बातें उन्होंने कही हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला उन्होंने बोला कि जो पहला पैरामीटर जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वो है इंटरनेशनल फैकल्टी। ओके, इंटरनेशनल फैकल्टी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमको 0 पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो देखते हैं कि रेशियो ऑफ इंडियन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट देखते हैं, रेशियो ऑफ इंडियन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। तो यहाँ पे तो बिल्कुल हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में हमने पुअर परफॉर्म किया है। तो इसमें हमने पुअर इसलिए परफॉर्म किया है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि आपके जो फॉरेन इंस्टीट्यूट जैसे कि यूएस है, वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स को जो कि क्लास से पढ़ाने जाते हैं उनको भी टीचर या प्रोफेसर के रूप में काउंट कर लिया जाता है। इंडिया में केवल जो परमानेंट फैकल्टीज़ रहती हैं उन्हीं को प्रोफेसर के रूप में इंक्लूड करते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। ओके, तो यहाँ पे हम उनको इंक्लूड करने लगे तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा रेशियो हो जाएगा, बट यूएसए में ये सब इंक्लूड करते हैं लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कि एक अच्छा पैरामीटर था जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया वो है रिसर्च इम्पैक्ट, रिसर्च का कितना इम्पैक्ट है। तो उसमें हमारी 40th रैंक आई थी, तो नॉट बैड और ये अच्छी पोजीशन थी। एक पैरामीटर जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो है परसेप्शन पैरामीटर। तो परसेप्शन क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज आपकी कंट्री को किस तरीके से देखते हैं। तो उनका बहुत अच्छा कहना है आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर का, एचओडी डायरेक्टर का, कि जो परसेप्शन है वो डिपेंड करता है कंट्री की इमेज पे। तो जैसे मान लो इमेज बहुत अच्छी नहीं है तो हो सकता है, जैसे आईआईटी दिल्ली बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन अगर आप आईआईटी दिल्ली का कंपैरिजन किसी यूएस के सड़े कॉलेज से भी करोगे ना, तो लोगों के दिमाग में यही आएगा कि यूएस का सड़ा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है और आईआईटी दिल्ली अच्छा नहीं है। तो ये बेसिकली दिक्कत है, लोगों को परसेप्शन की दिक्कत है। तो परसेप्शन सब्जेक्टिव होता है, कल भी मैंने आपको कहा था कि परसेप्शन जो है वो सब्जेक्टिव होता है, इस कारण से वो हमेशा अमूमन गलत होता है, ठीक है ना। सो दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम, आपको ये चीज़ दिमाग में याद रखनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी। तो यहाँ पे ये इंटरव्यू हुआ जिसमें कि ये पॉइंट निकल के सामने आए। होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा।
अगला जो न्यूज़ है, इंडिया में है अंडर काउंटेड केसेस। तो इंडिया में अंडर काउंटेड केसेस हैं, ऐसा आईसीएमआर का कहना है। आईसीएमआर का आप सबको पता है कि 1911 में ये इरफा के नाम से बना था। ओके, इरफा के नाम से 1949 में इसका नाम बदल के आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया की एपेक्स बॉडी है मेडिकल की फील्ड में, याद रखेगा। तो अभी बेसिकली आईसीएमआर ने किया क्या है कि मई में उन्होंने सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू कर दिया था। सेरोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? ब्लड सैंपल जो होता है जनरल पॉपुलेशन को, उनको एनालाइज किया जाता है। मतलब कि ब्लड सैंपल का जो सीरम होता है, सीरम इसलिए सेरोलॉजिकल बोलते हैं। तो ब्लड सैंपल सीरम को बेसिकली एनालाइज किया जाता है जनरल पॉपुलेशन के, एंड फॉर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज डिटेक्शन। क्या होता है उसमें? एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाती हैं। एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने का मतलब क्या है कि मतलब कि ये ढूंढा जाता है कि क्या उस बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज जनरेट हुई हैं जो कि SARS-CoV-2 से लड़ने का काम करें। तो बेसिकली वो काम इसमें किया जाता है, इसलिए इसको सेरोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। हु वर टेस्टेड? तो आईसीएमआर ने जो टेस्ट किया उसमें लगभग 24,000 ब्लड सैंपल लिए उसमें, और उनको टेस्टिंग की गई उनकी। तो दिस वाज द थिंग विच वाज देयर, और एडल्ट्स को टेस्ट किया गया। अब उसके हिसाब से आईसीएमआर का ये कहना है कि इंडिया में अंडर काउंटेड केसेस हो सकते हैं, मतलब कि इंडिया में 7 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस हो सकते हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं। ठीक है ना? तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज द मिसिंग नंबर। व्हाट इट मीन्स, इफ द रिजल्ट्स आर एक्सट्रापोलेटेड टू द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, द नंबर ऑफ पीपल लाइकली टू हैव बीन इन्फेक्टेड क्रॉसेस 7 lakhs. ओके, दिस इज 20 times हायर देन द 35,000 कंफर्म्ड केसेस एज अर्ली मे इन द इंटायर कंट्री। तो ये मई के ही सर्वे थे, तो मई में ही 7 लाख के लगभग केसेस हो जाने चाहिए थे, ऐसा आपका आईसीएमआर का कहना है। अब ये टेस्टिंग हुई कैसे है? ये टेस्टिंग हुई है एलाइजा टेस्ट से। एलाइजा टेस्ट किया गया है। एलाइजा टेस्ट जनरली आपको एड्स के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा। एलाइजा टेस्ट आपका एड्स के लिए भी किया जाता है, एलाइसा। ठीक है ना? तो एंटीबॉडीज का डिटेक्शन किया जाता है कि कौन सी क्या SARS-CoV-2 के समय जो एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, क्या वो बॉडी में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं। अगर वो चीज़ है, इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रहा होगा। तो दैट इज द थिंग विच वॉज फाउंड आउट बाय दीज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप भी मेरे साथ मूव करिए। वाइटल वॉल्केनोज। तो डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर रोज टू अ हाई ओनली 2.4 बिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि इंडिया में अर्थ में जो एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा बड़ा लेवल था वो 2.4 बिलियन ईयर्स एगो था। 2.4 बिलियन ईयर्स एगो था, जिसको कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ठीक है ना? इसको कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर कम्युनिकेशंस में, वहाँ पर ये चीज़ पता चला है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी दैट वॉज द की एंड दैट मेंटल सिवोल्यूशन कुड पॉसिबली कंट्रोल दैट ऑफ लाइफ। ठीक है ना? तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी वो एक बहुत बड़ा रीजन था ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का। तो आप याद रखिएगा 2.4 बिलियन ईयर्स अगो। बेबी ड्रैगन्स। अब बेबी ड्रैगन्स क्या हैं? बेसिकली 3 रेयर एक्वेटिक क्रिएचर्स ऑफिशियली कॉल्ड प्रोटियस। तो 3 रेयर एक्वेटिक कैरेक्टर्स हैं जिनको कि प्रोटियस कहा जाता है, इनको ओम्स भी कहा जाता है, OLMS, ओल्म्स भी कहा जाता है, एंड दे आर नोन एज बेबी ड्रैगन्स। दे आर गोइंग टू डिस्प्ले इन एन एक्वेरियम एट स्लोवेनियाज पोस्टोना केव्स। तो पोस्टोना केव्स में, इन स्लोवेनिया के पोस्टोना केव्स में इनको ओम्स को, या आप कहना चाहिए बेबी ड्रैगन्स को या प्रोटियस को शोकेस किया जाएगा, याद रखिएगा। एंड दे आर पेल पिंक स्किन होती है इनके पास, नो आई साइट, लॉन्ग थिन बॉडी एंड 4 legs. They live only in the waters of dark caves of the southern European karst region. ओके, तो southern European karst region के dark मतलब कि waters में ही ये पाए जाते हैं। So that is the thing which you should remember. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन डज नॉट रिड्यूस मॉर्टेलिटी, रिकवरी ट्रायल फाइंड्स। तो रिकवरी ट्रायल क्या है? इट्स अ लार्ज रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल इन द यूके टू टेस्ट 5 ड्रग्स इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये यूके के ट्रायल है, रिकवरी ट्रायल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रिकवरी ट्रायल कहाँ हुए थे, तो रिकवरी ट्रायल आपके हुए थे यूके में, ये पता लगाने के लिए कि जो मेडिसिन सजेस्टेड है, जैसे कि 5 मेडिसिन सजेस्टेड हैं आपके कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो कितनी ज़्यादा कारगर है। तो बेसिकली वो पता लगाने के लिए हुआ था। अब उसमें ये पता लगा है कि कोई क्लिनिकल बेनिफिट नहीं है फ्रॉम द यूज़ ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। तो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का यूज़ करने का कोई भी ऐसा बेनिफिट निकल के सामने नहीं आया है जिसके कारण कि उसको यूज़ किया जाए, है ना? तो ये याद रखने का।
परसिस्टेंट ग्लोबल ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे क्या पता चला है बेसिकली कि जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया पहली चीज़ तो आपको याद रखना जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये याद रखना कि ये एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है ना। तो ये आपको ये याद रखना कि ये एक वायरल डिसीज़ है और चिकनगुनिया वायरस होता है जो कि है, एंड ये अभी भी आईसीएमआर का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो कि पुणे में है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, पुणे में है। इट हैज़ नोटेड दैट इंडिया हैज़ एन एंडेमिक रिजर्वायर फॉर द वायरस। तो इंडिया में बहुत बड़ा एक रिजर्वायर है इस वायरस के लिए, एंड यहाँ पे जो परसिस्टेंट ग्लोबल ट्रांसमिशन है कंट्री में वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। नाउ वी कैन मूव अहेड। इसके बाद हम देख लेते हैं चिकनगुनिया के बारे में और कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। चिकनगुनिया इज अ वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। इट कॉजेज फीवर एंड सीवियर जॉइंट पेन्स। अदर सिम्टम्स इंक्लूड मसल पेन, हेडेक, नोजिया, फैटीग एंड रैश. Joint pain is often debilitating and can vary in duration. The disease shares some clinical signs with dengue and Zika, and there is no cure for the disease. ट्रीटमेंट इज फोकस्ड ऑन रिलीविंग द सिम्टम्स। और ये जो फैलता है ये एडीज वेक्टर से, एडीज मॉस्किटो वेक्टर से ही ये फैलता है, तो ये भी आपको याद रखना है, एडीज वेक्टर से ही ये फैलता है। तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। आईआईटी मद्रास स्टडी रिवील्स मेटाबॉलिज्म ऑफ की गट माइक्रोबायोटा। हुआ क्या, प्रोबायोटिक्स। अब देखो प्रोबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स का मतलब है दोज हेल्पफुल बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द गट एंड दे एलिविएट डाइजेस्टिव इम्बैलेंसेस। तो हमारे डाइजेस्टिव इम्बैलेंसेस को दूर करते हैं, गट को अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं, वो प्रोबायोटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर कि प्रोबायोटिक्स होता क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रोबायोटिक्स आर लाइव बैक्टीरिया एंड ईस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, दैट आर गुड फॉर यू स्पेशली फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, गुड फॉर यू स्पेशली फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गुड एंड हेल्पफुल बैक्टीरिया आप इनको कहते हैं। आपके गट को ये हेल्दी रखते हैं, डाइजेस्टिव इम्बैलेंसेस को ये दूर करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इनको एक और चीज देखो, द ह्यूमन गट माइक्रोबायोम हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया कलेक्टिवली कॉल्ड कॉमन सेल्स। अब इनको कॉमन सेल्स कहा जाता है, जो ये बैक्टीरियाज होते हैं इनको कॉमन सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इनको कॉमन सेल्स कहा जाता है। तो दैट इज अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब इनके नाम क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इन बैक्टीरियाज के नाम क्या क्या है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। इनके नाम है बिफिडोबैक्टीरियम जीनस, बिफिडोबैक्टीरियम जीनस। दूसरा बिफिडोबैक्टीरियम एडोलसेंटिस एंड बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम। ओके, तो इसका नाम, इन सब के नाम जरूर याद रखिएगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यूपीएससी चाहे तो आपसे पूछ सकता है। तो बिफिडोबैक्टीरियम जीनस, बिफिडोबैक्टीरियम एडोलसेंटिस एंड बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम। तो ये आप नाम कुछ याद रखिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे और कुछ है। तो नोइंग विच बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एसिटेट एंड लैक्टेट अंडर अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस इज वेरी हेल्पफुल। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिटेट और लैक्टेट निकाल करके आपके गट को एसिडिफिक रखते हैं। एसिडिफिक रखने से क्या होता है कि आपके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो नहीं करते हैं गट में। तो दैट इन दैट वे दे प्रोटेक्ट बेसिकली, ठीक है ना। WHO ऑन वायरस। तो WHO ने अभी एक और गलती कर दी। अभी वहाँ पे एक ने भाषण में ये बोल दिया कि ऐसे लोग जो कि सिम्टम्स नहीं शो करते हैं, दे डू नॉट स्प्रेड द डिसीज। इट इज़ वेरी रेयर दैट दे विल स्प्रेड द डिसीज। इसको भी काफ़ी गलत तरीके से लिया गया है। अब हुआ क्या है बेसिकली, कई लोगों ने कहा है, इसका क्यों अपोजिशन किया जा रहा है, क्योंकि ये देखो, अगर आप ऐसा बोल दोगे कि जो लोग सिम्टम शो नहीं करते हैं दे आर वेरी रेयर टू स्प्रेड द डिसीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एसिम्टोमेटिक है, अगर वो वायरल इन्फेक्शन से बिलोंग भी करते हैं तो भी वो स्प्रेड नहीं करेंगे, तो आप उन पर ध्यान देना बंद कर दोगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप उनके ऊपर रिसर्च नहीं करोगे और ज़्यादा। WHO का पहले भी कई बार ये किया जा चुका है, क्योंकि WHO ने पहले मास्क को भी नहीं जस्टिफाई किया था, मतलब मास्क लगाने को भी नहीं बोला था। तब तक नहीं बोला जब तक कि उन्होंने दूसरी बहुत सारी कंट्रीज से ये नहीं सुन लिया कि हाँ ये अच्छी बात है। तो जब तक ये बहुत सारी कंट्रीज में प्रैक्टिस में नहीं आ गया तब तक WHO ने इसको भी सजेस्ट नहीं किया। तो WHO कहीं ना कहीं अपने रोल को, मतलब वो नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं एंड एसिम्टोमेटिक्स को बेसिकली वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, एसिम्टोमेटिक्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान वो नहीं दे पा रहे हैं। फ्रॉम द टॉक्स ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
आगे अगर हम और चीज़ें देखें इस आइटम में, तो यहाँ पे देखो इवन मोर रिकमेंडेशन टू फोकस ऑन सिम्टोमैटिक्स वुड मीन इग्नोरिंग इन्फेक्शंस बाय द कैटेगरी कॉल्ड प्री सिम्टोमैटिक्स। अब एसिम्टोमैटिक और सिम्टोमैटिक ये दो हो गए। एसिम्टोमैटिक वो जो सिम्टम शो ना करें, प्री आपके सिम्टोमैटिक मतलब कि आपके वो लोग जो कि सिम्टम शो करें। एक कैटेगरी होती है प्री सिम्टोमैटिक का, मतलब कि सिम्टम शो करेंगे ये लोग बट अभी नहीं कर रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन हो गया है और ये सिम्टम शो करेंगे भी लेकिन अभी नहीं शो कर रहे हैं, तो इनको इनके ऊपर भी रिसर्च होना बंद हो जाएगी ना। अगर सिंपल सी बात ये समझ के रखो कि अगर हमने ये कह दिया कि जो लोग सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं वो हार्मफुल नहीं है, तो फिर ऐसे लोग जो कि सिम्टम शो करने वाले हैं लेकिन अभी जस्ट उनको इन्फेक्शन हुआ है तो उनके ऊपर भी आप ध्यान नहीं दोगे ना। तो ये वाली चीज़ भी है, ये कैटेगरी पूरी की पूरी छूटी जा रही थी बिकॉज ऑफ द WHO। तो इस कारण से उनका काफ़ी बैकलैश उनको देखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ झेलने को मिलेगा। What must schools do before reopening? अब स्कूल्स के ऊपर बहुत कहा गया क्या उनको ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उन्होंने एक तरीके से अपना पूरा करिकुलम स्टार्ट कर दिया है पढ़ाई लिखाई का, ओके, तो वो तो अपना पढ़ाई लिखाई का पूरा करिकुलम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर आप देखो कि क्या स्कूल्स को खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स कोशिश कर रही हैं, उन्होंने व्हाट्सएप में देना शुरू किया है एंड व्हाट्सएप में असाइनमेंट देते हैं। मेरे घर से खुद एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड लोग हैं तो मुझे पता ये चीज़ हो रही है, बट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि बच्चे फिर उसी तरीके से उसको एंजॉय करते हैं, समर वैकेशन की तरह ही एंजॉय करते हैं। किया कभी नहीं किया, ओके, आप कितना भी कोशिश कर लो बट जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं है इस तरीके से, जब तक क्लासरूम ओरिजिनली स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो कहाँ से शुरू कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये वाली बात तो चल रही है। अब क्या स्कूल्स ओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कई जो राइट टू एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि इस साल को ज़ीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर देना चाहिए। ज़ीरो एकेडमिक ईयर विद नो प्रेशर फॉर ओपनिंग द स्कूल्स। ज़ीरो एकेडमिक ईयर का मतलब क्या होता है, टीचिंग एंड लर्निंग विल हैपन टू द एक्सटेंट पॉसिबल। टीचिंग एंड लर्निंग विल हैपन टू द एक्सटेंट पॉसिबल, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं की जाएगी, बट देर विल नॉट बी ग्रेडिंग और एग्जाम्स और प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। जीरो एकेडमिक ईयर में लेकिन ग्रेडिंग नहीं होती है, प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास नहीं होता, एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन पोल किया गया था जिसमें 37% पेरेंट्स का ये कहना है कि स्कूल वो भेजना चाहते हैं ओनली 21 डेज आफ्टर नो न्यू केसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड। 36% का कहना है देयर शुड बी एटलीस्ट 3 वीक्स आफ्टर नो न्यू केसेस इन द स्टेट और कंट्री, एंड 13% ये कहते हैं कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक आपको रीओपन ही नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द पोल दैट हैव बीन कंडक्टेड। अब क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब स्कूल ओपन हो, तो प्रिकॉशंस के नाम पे आपको बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का। देन आपको टेम्परेचर लेना चाहिए एंट्रेंस में, स्कूल के एंट्रेंस में टेम्परेचर लेना चाहिए। मॉनिटरिंग टू इंश्योर मास्क और शील्ड वियरिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क बच्चे पहने, शील्ड वियरिंग करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। सैनिटाइजेशन रूल्स को फॉलो करें, सैनिटाइजेशन रूटीन हो टू क्लीन ऑल द क्लासेज ऑल्सो, कि क्लासेस को, फर्नीचर को, फैसिलिटीज़ को, इन सबको भी सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। Isolation and hospitalization protocol for infected students and staff, as well as plans for staggered attendance and blended learning to limit the number of students on the premises on any given day। तो इस तरह से कि आपको अटेंडेंस का भी सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इतने दिन इस दिन, जैसे एक दिन आप कर सकते हो एक दिन गर्ल्स आएंगे एक दिन बॉयज़ आएंगे, या आप ये कर सकते हो कि एक दिन 6th क्लास आएगी एक दिन 7th क्लास आएंगे। तो इस तरह से स्टैगर्ड आपको अटेंडेंस का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इज़ ऑनलाइन एजुकेशन अ वायबल अल्टरनेटिव, तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जैसे कि कहा गया है कि सबसे पहली बात तो जो गाइडलाइंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए कि डिजिटल एजुकेशन कैसे होगा, साइबर सेफ्टी में कैसे गाइडलाइंस होगा। दूसरा कि जैसे देखो कितने घंटे तक आप ये ऑनलाइन एजुकेशन करवा सकते हैं, ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है। जैसे कि कुछ स्कूल्स प्राइवेट हैं वो 7-8 घंटे लगातार पूरा शेड्यूल फॉलो करना चाहती हैं, बट 7-8 घंटे तक बहुत इम्पॉसिबल है कि आप इस तरह से मतलब कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आप एजुकेशन कर सको। स्कूल्स में क्या होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में गैप रहता है, उसमें आप बच्चों के साथ बात करते हो, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो वहाँ पे आप इतना प्रिपेयर नहीं हो पाओगे खुद की क्लासेस के लिए, एंड इस कारण से सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा,
डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ दूसरी भी समस्याएं आएंगी, जैसे आई साइट प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, तो ये तरीके की चीज़ें भी, स्ट्रेस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। देन अगर आप देखो इक्विटी एंड एक्सेस भी एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखो क्या सबके पास कंप्यूटर है, क्या सबके पास स्मार्टफोन है? अगर आप बोलो कि स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इंडिया में हो गया है, तो भी जो गरीब लोग हैं हो सकता है उनके घर में केवल एक ही स्मार्टफोन हो और 3 बच्चे हों। अगर 2 बच्चे हुए तो क्या होगा? क्या एक स्मार्टफोन से 2 बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे अलग अलग क्लासेस के? तो ये सारी चीज़ें भी समस्याएं आएंगी। जो इक्विटी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और इस कारण से पहले आपको इक्विटी की प्रॉब्लम समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी बिफोर स्टार्ट गोइंग इनटू द फील्ड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो ये सारी बातें जो कि यहाँ पे ऑथर ने के द्वारा की गई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक you and have a nice day. So we will be back with some other videos very soon, and till then keep loving us. कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, so for that I really appreciate that thing, and keep loving us like that only. That is the strength, and that is it for the day. Thank you and have a nice day.